Hello students, in this video we are going to start our third chapter of business studies class 12th which is business environment। सबसे पहले हम लोग समझते हैं environment क्या होता है। environment मतलब कि कोई भी हमारी सराउंडिंग जो हमारी आसपास की वस्तुएं हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है, एंड फोर्सेस हैं जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, वो हमारा environment कहलाता है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बाहर की फोर्स, हम बाहर के फैक्टर्स, जितनी फोर्सेस हैं और जितनी फैक्टर्स हैं जो हमको या तो डायरेक्टली या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू द फोर्स एंड द इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड द फर्म with which its member must deal to achieve the organizational purpose here। ठीक है, उन्होंने हमको समझाया, मतलब वो सारी फोर्सेस, वो सारे आउटसाइड के इंस्टीट्यूट्स जिनके साथ हमको डील करना पड़ता है ताकि हम हमारे गोल्स को, एम को अचीव कर सकें, और जो हमको अफेक्ट करती हैं, जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, अब फोर्स से क्या मतलब है? फोर्स मतलब इकोनॉमिकल भी हो सकती हैं, वो सोशल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट में क्या था, हमारे जो सप्लायर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल दोज constraint and forces external to the business within which it operates। Therefore the firm must be aware of these external forces and institution। ठीक है, ये हमको अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमको इनसे डील करना आना चाहिए, हमको इनके साथ मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, द फर्म मस्ट बी नैग कीपिंग इन माइंड दीज फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, इसलिए हमको इन फैक्टर्स को, इस इन्वायरमेंट को हमेशा हमारे माइंड में लेके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। हम इसके फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ बिजनेस इन्वायरमेंट को और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब वो इतना सा कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, उनका टोटल, उनको कंबाइन करके ही बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट में जनरल फोर्सेस भी आएंगी और स्पेसिफिक फोर्सेस भी आएंगी। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? इसमें आते हैं इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स। ठीक है, और जनरल फोर्सेस में क्या आएगा? जनरल फोर्सेस में आएगा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, इनको मिला के ही बिजनेस इन्वायरमेंट बना है। उसका थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब ये जितनी फोर्सेस हैं, जितनी फैक्टर्स हैं जो हमारे आउटसाइड हैं, हमारे बिजनेस के आउटसाइड हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड रहेंगी और उसका लिंक हम रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर है वो डायनेमिक है, वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, वो फ्लैक्चुएट होता रहेगा। वो डायनेमिक नेचर का है, वो टाइम के साथ फ्लैक्चुएट होगा, चेंज होगा। ठीक है, फिफ्थ, अनसर्टेनिटी, मतलब भाई डायनेमिक है मतलब वो चेंज हो रहा है, तो इसमें अनसर्टेनिटीज की कंडीशन बढ़ जाती हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, वही उसको हम प्री प्लान नहीं कर सकते, वो कैसे भी चेंज हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, इसका प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। सिक्स, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। Business environment is complex, which is easy to understand in parts separately, but it is difficult to understand in totality। भाई जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, जब हम सेपरेटली किसी फैक्टर को समझेंगे वो इजी रहेगा, पर सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस को एक साथ लेके आएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको समझना ईजी नहीं होता है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की जानकारी रखना, उसकी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ये किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, पहला,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौका, ठीक है। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लेंगे, उसकी स्टडी टाइम टू टाइम करते रहेंगे, तो अगर ऐसा कोई चांस हमको मिलता है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, ऐसा कोई मौका हमको मिलता है, तो हम फर्स्ट मूवर होंगे उसको कैप्चर करने के, ठीक है। अगर हमको बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो हम इस मौके को से पिछड़ जाएंगे, छूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट की, कि हमको इसकी जानकारी, अगर स्टडी हमारे पास है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, भाई फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ साथ में अगर थ्रेट्स है, कोई खतरा हमारे को नज़र आता है, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, और हमको लगता है कि भाई इसमें चेंज आने वाला है कुछ, तो हम तैयार रहेंगे, हम उस खतरे को फेस कर सकते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है, उसकी स्टडी हमारी हेल्प करती है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें आने वाले खतरों के लिए। Third, tapping useful resources. Business environment makes available various resources such as capital, labor, machines, raw material to a business firm in order to know the availability of resources and making them available on time at economical price. Knowledge and business environment is necessary. अब ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर में यूज़ आएंगे, उनको हम कैप्चर करें, उनको हम पहले से हमारे पास तैयार रखें। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई रॉ मटेरियल है, मान लो मैं प्लास्टिक की चेयर बनाता हूँ, ठीक है, अब प्लास्टिक महंगा होने वाला है, बिजनेस इन्वायरमेंट को मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी महंगा हो सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एडवांस में काफ़ी प्लास्टिक परचेज करके रख लिया, ठीक है, मैंने अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर लिया, क्योंकि मुझे बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज है पहले से, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कंटिन्यूस स्टडी स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस एंड दस दे कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उसको समझ के चल रहे हैं, एनालिस कर रहे हैं, तो हम जो चेंज आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिफ्थ, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो प्लानिंग करते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है, उसकी स्टडी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी प्लानिंग को उसके हिसाब से करें, अपनी जो भी पॉलिसी हम बना रहे हैं वो उसके हिसाब से ही बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चार्ट की हेल्प से बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को समझेंगे, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके इंटरनल या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कौन कौन सी आती हैं। भाई कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ओनर एंड इन्वेस्टर्स, जो भी पैसा लगाने वाले लोग हैं वो। थर्ड, सप्लायर्स, जो हमको सामान सप्लाई करते हैं, जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो लोग, ठीक है। क्रेडिटर्स, जो हमको पैसा उधार देते हैं, वो बैंक्स आते हैं इसमें। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड जो यूनियंस हैं वो। एंड कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे सामान के कॉम्पिटिटर है, जो हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं वो। ये लोग स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन आते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब भाई जो हमारी इकोनॉमी है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है, प्राइस कब वर्क करती है वो। सोशल इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है वो। पॉलिटिकल, जो हमारी लीडरशिप है, जो नेता लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आती है हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, जो लॉ है, रूल्स हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, चाहे वो इसी देश की हो चाहे वो बाहर के देश की हो वो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है लीगल इन्वायरमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, उसमें जो कंपनी को बनाने के या ख़त्म करने के रूल्स लिखे हैं वो, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आने वाले सारे फैक्टर्स यही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 for taking out the country out economic difficulties and speeding up the development of country। भाई 1991 से पहले हमारा जो कंट्री थी, ठीक है,
उसकी इकोनॉमी बहुत लो थी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमारी ना कोई इनकम थी अच्छी, ठीक है। उसको सुधार करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की, ठीक है, ताकि जो कंट्री है हमारी उसकी जो डेवलपिंग स्पीड है वो बढ़ सके। और इसमें क्या क्या फीचर्स थे? फर्स्ट, ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर कैप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। सबसे पहली जो स्टेप उठाई गवर्नमेंट ने, उन्होंने लाइसेंस ख़त्म कर दिया। पहले क्या होता था 1991 से पहले आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी और सिर्फ जो 6 मेन सेक्टर थे उनका ही कंट्रोल लाइसेंसिंग के अंडर रखा, बाकी सबको फ्री कर दिया, मतलब कोई भी बिजनेस कर सकता है बिना लाइसेंस के। सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस के अंडर रखा। सेकंड, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। अब पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर को कम कर दिया गया, उसको सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज तक सीमित कर दिया गया और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड, डिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट ने अपने पैसे, अपना कंट्रोल हटा लिया पब्लिक सेक्टर से और उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कर दिया, ताकि लोग आगे बढ़ें, लोग बिजनेस करें और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इनकम करती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर को कम महत्वता दी गई और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फोर्थ, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउ। अब फोर्थ जो स्टेप उठाई एनईपी ने 1991 के बाद कि कोई भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी भी इंडियन सेक्टर में। पहले क्या होता था, पहले कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी फॉर्म की कि कोई भी बाहर की कंपनी 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है। भाई जापान, चाइना, पाकिस्तान या जो भी हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। उसके फिफ्थ, ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन टू साइनिंग द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनी। कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा वो भी डायरेक्ट साइन हो सकता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। भाई मारुति सुजुकी का आपने नाम सुना होगा, हीरो होंडा का आपने नाम सुना होगा। पहले क्या था, हीरो सिर्फ साइकिल्स थी और मारुति भी एक छोटी कार कंपनी थी, लेकिन सुजुकी जापान की टेक्नोलॉजी लेके आई इंडिया में और मारुति के साथ टाई अप किया। ऐसी हीरो इंडिया की थी, होंडा जापान की थी। होंडा ने डायरेक्ट टाई अप किया, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इंजन यहाँ पे लेके आई और मोटरसाइकिल्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि बाहर की कंपनियां डायरेक्ट आके अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करके और एग्रीमेंट करी थी देसी कंपनियों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 6, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बाहर के लोग आके, दूसरी कंट्रीज से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमको पैसा दें काम करने के लिए, एक नया बोर्ड, एक नया संगठन स्थापित किया गया जिसको बोला गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, जिसका काम था कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, लोगों को ऐड करना, बुलाना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 7th, वेरियस बेनिफिट्स वाज ऑफर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे लेवल के लघु उद्योग थे, उनको बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे फायदे उनको पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने NEP तो लागू की, साथ में कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लान्स एडॉप्ट किए, ठीक है। अब वो क्या है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान समझिए। अब कौन कौन से स्ट्रेटजीज इंडिया ने एडॉप्ट की। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हम नहीं, कोई भी कंट्रीज़ हैं जो आपस में एक लिंक बनाए, एक रिश्ता बनाए, एक रिलेशन बनाए, जहाँ पर जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं वो आपस में फ्री ट्रेड कर सके, आपस में बिजनेस कर सके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, चाइना, USA, जापान, ये 4 कंट्रीज़ हैं। इन लोगों ने अपनी कंट्रीज़ के बीच में जो बिज़नेस है, जो ट्रेड है, उसको फ्री कर दिया, मतलब उसमें जो टैक्स हैं उसको कम कर दिए, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है, पेपर वर्क है, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि जो बिज़नेस हो सके इन कंट्रीज़ के बीच में वो बढ़ सके। इसको बोला गया ग्लोबलाइजेशन।
समझिए, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्री टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, है ना। जो वेरियस कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी में बिजनेस का फ्री फ्लो करना, ठीक है। ट्रेड, कैपिटल, पर्सन, टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर के आसपास आसानी से ले जा सके, ला सकें, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके उनका, उसे हमने ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया है। Till 1991, government of the India has followed the policy of strictly regulating imports in value and volume terms. These regulations were with respect to licensing of import, traffic restriction and क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब 1991 से पहले भाई जो इंडिया की पॉलिसी थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, है ना। हम सामान बाहर नहीं भेज सकते थे आसानी से, हम दूसरी कंट्री से सामान परचेस नहीं कर सकते थे आसानी से। लेकिन 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन का स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिसमें इनको फ्री फ्लो कर दिया गया, ये जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटा दिया गया। NEP 91 एडवोकेट रैपिड एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट ट्रेड लिबरलाइजेशन टुवर्ड्स import liberalization, export promotion toward rationalization of the tariff structure, reform foreign exchange, ठीक है। ये 3 स्टेप बनाई गई। सबसे पहले भाई इंपोर्ट को लिबरल कर दिया गया, मतलब फ्री कर दिया गया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, और जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारा, जो विदेश में लेन देन का जरिया था, उसको भी ईजी बना दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया, मतलब जहाँ पे वेरियस कंट्री आपस में एक रिलेशन बनाए, जहाँ पे फ्री ट्रेड हो सके, जहाँ पे कैपिटल, पर्सन, टेक्नोलॉजी आपस में फ्री फ्लो कर सकें एक बॉर्डर के पार, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। सेकंड है लिबरलाइजेशन। अब जो लिबरलाइजेशन है वो कंट्री के अंदर वर्क करेगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो कंट्री के और वेरियस कंट्रीज के बीच में काम करता, और लिबरलाइजेशन मतलब कि जो कंट्री के अंदर वर्क करेगा। अब कैसे वर्क करेगा समझिएगा। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने जो भी छोटे छोटे बिजनेस या इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा लिया, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर थे जो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे भाई, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, आर्मरी हो गई, रेलवे हो गया, इन पे सीधा कंट्रोल गवर्नमेंट का था और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इसे बिजनेस नहीं कर सकता था। लेकिन लिबरलाइजेशन स्ट्रेटेजी के बाद क्या किया गया, इन रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अब कोई भी कुछ ही बिजनेस कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसमें जो आम आदमी है वो अपना इम्प्रूवमेंट देगा, इन्वॉल्वमेंट देगा, ठीक है। इसमें से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, टैक्स वगैरह कम कर दिए गए, ठीक है, और इनको लिबरल कर दिया गया, क्योंकि कंट्री के अंदर जो लोकल लोग हैं वो भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया, अननेसेसरी कंट्रोल को कम कर दिया गया, इनको सिंप्लीफाई कर दिया गया। एक बिजनेस खोलने के लिए, कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए क्या कर दिया गया, इनका जो प्रोसीजर होता था कंपनी बनाने का, रजिस्टर करने का, उनको ईजी कर दिया गया, ताकि लोग मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ग्रो करें, ठीक है। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करें, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि आपके लोकल कंट्री के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनको कम कर दिया जाए, गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना कंट्रोल हटा के लोगों को वो सेक्टर दे, ठीक है। ये हो गया लिबरलाइजेशन। जो थर्ड स्ट्रेटेजी थी और वो है प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना, refers to the reduction of role of public sectors in the economic of country। अब जो थर्ड स्ट्रेटजी अपनाई गई हमारे रिफॉर्म में 1991 के बाद, वो प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर देना। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए गवर्नमेंट के पास अभी रेलवे है, जो भी रेलवे सेक्टर है इंडिया में, वो किसके पास है, वो सारा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पब्लिक सेक्टर के द्वारा, ठीक है। जब हम अगर उस रेलवे सेक्टर को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, मान लीजिए वो टाटा को दे दिया गया, या फिर मान लीजिए वो रिलायंस को दे दिया गया, तो वो किसको हैंड ओवर कर दिया, वो हमने हैंड ओवर कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो ये क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया रेलवे का, ठीक है। तो 1991 के बाद ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, ठीक है। इसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर can be done by the sale of all some asset of public sector enterprise, leasing the public enterprise to the private sector, transfer of management of the public enterprise to the private sector. To achieve privatization in India, the government redefined the role of public sector and अब कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, एडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब पहली पॉलिसी थी कि अपना इन्वेस्टमेंट, अपना हाथ है जो पब्लिक सेक्टर का वो हटा लिया जाए उन सेक्टर के ऊपर से, और उनको प्राइवेट
को हैंड ओवर कर दिया जाए, और रिफर द लॉस मेकिंग एंड सिक यूनिट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जितने भी बोर्ड हैं जहाँ घाटा हो रहा है उनको भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। थैंक यू।